दोपहर का वक्त मुंबई का हमेशा भीड़ भाड़ से भरा रहने वाला लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन। लेकिन आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ पुलिस खड़ी थी। पुलिस ने स्टेशन के बाहर आसपास के इलाकों को खाली करा दिया था और नाकाबंदी कर दी गई थी। स्टेशन के पास एक चाइनीज रेस्टोरेंट खुला था। उस रेस्टोरेंट को पुलिस चारों तरफ से घेर कर खड़ी थी, जहां एक गंजे आदमी ने 16-17 साल की एक स्कूल गर्ल को हॉस्टेज बना लिया था। उस गुंडे ने लड़की के गले पर एक धारदार चाकू रखा था। वो लड़की घबराई हुई थी, डर की वजह से वो कांप रही थी। वो गुंडा बार बार पुलिस को धमका रहा था और पीछे हटने के लिए कह रहा था ताकि वो वहां से भाग सके। लड़की डर से रोने लगी थी। वहां खड़े एक सब इंस्पेक्टर ने गुंडे को रोकते हुए कहा, लल्लन, अभी भी वक्त है तेरे पास, उस लड़की को छोड़ दे और खुद को सरेंडर कर दे। पुलिस भी डरी हुई थी कि कहीं वो गुंडा उस लड़की को सच में ना मार दे। लेकिन उस रेस्टोरेंट में उस गुंडे के अलावा एक आदमी और था। वो धीरे धीरे गर्मा गर्म नूडल्स खा रहा था, मानो वहां क्या हो रहा है उससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। अगले ही पल बड़ी तेजी से एक पुलिस जीप वहां आकर रुकी। उसमें से लेडी इंस्पेक्टर सुनीता सिंह निकली। उसे देख सभी पुलिस वाले उसे सल्यूट करने लगे, लेकिन वो सीधे लल्लन से कुछ दूरी पर जाकर रुकी और उसे धमकाते हुए बोली, लल्लन, चाहे तो कितने भी पैतरे आजमा ले, लेकिन आज बचकर नहीं जा पाएगा। कहते वक्त सुनीता सिंह की नजर वहां आराम से नूडल्स खा रहे उस आदमी पर पड़ी और कहा, ये कौन है? इंस्पेक्टर ने बोला, ये इसके साथ मिला हुआ लगता है। सुनीता उस आदमी के चेहरे को ध्यान से देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक लल्लन की चाकू पर पकड़ और भी मजबूत हो गई। वो चिल्लाकर बोला, सुनीता सिंह, जरा से भी चालाकी मत दिखाना। मैं तुझसे डरने वाला नहीं, और मेरे बारे में सोचने से पहले इस लड़की के बारे में तो सोच लो। यह लड़की मर गई ना तो वर्दी उतर जाएगी। वो तो वक्त ही बताएगा। सुनीता ने गन निकालकर सीधे उस पर तान दिया और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। एक कदम भी आगे मत बढ़ना, मैं डरने वाला नहीं। चिल्लाते हुए लल्लन ने चाकू लड़की के गले में हल्का सा धंसा दिया। लड़की करा उठी, उसके गले से ब्लड निकलने लगा था। सुनीता घबराकर वहीं रुक गई और बोली, नहीं लल्लन, रुक जा। सुनीता को बेबस देख लल्लन लड़की को पकड़कर वहां से जाने की कोशिश करने लगा। उस लड़की की बिलखती हुई धीरे सी आवाज आई, प्लीज 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 हेल्प मी। लल्लन के चतुराई के आगे सुनीता और उसकी टीम लाचार दिख रही थी। तभी वहां बैठे उस हैंडसम से आदमी ने लल्लन की तरफ देखते हुए कहा, मजा नहीं आ रहा यार, दम नहीं है नूडल्स में। उसकी आवाज सुन लल्लन का ध्यान एक पल के लिए भटक गया। सुनीता इसका फायदा उठाकर तेजी से उस लड़की को छुड़ाने के लिए उसकी तरफ भागी। सुनीता सिंह को अपनी तरफ आता देख लल्लन उस लड़की को मारने वाला था कि तभी उस आदमी ने अपने हाथ में रखे फोर्क को बूमरैंग की तरफ फेंका और फोर्क सीधा जाकर लल्लन के हाथ से टकराया और उसके हाथ से चाकू गिर गया। उसके इस एक्शन को देख सुनीता के साथ साथ सभी पुलिस वाले एक पल के लिए हैरत में आ गए। लल्लन चाकू दोबारा उठाने वाला ही था कि उस आदमी ने गर्मा गर्म नूडल्स उसके गंजे सर पर फेंक दिया। लल्लन जलन से चीख उठा। लड़की उसके हाथ से छूट गई और सुनीता के इशारे से पीछे हट गई। तब तक आदमी ने वो फोर्क उठाकर गुंडे की गर्दन पर लगा दिया। लल्लन छटपटाते हुए अपने गर्दन को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। हिलना मत वरना गले से खून सूप बनकर बहने लगेगा। उस आदमी ने उसे पुलिस को सौंप दिया। स्कूल गर्ल को सुनीता ने वहां से सेफली भेजने का अरेंजमेंट भी कर दिया था। उस लड़की ने दूर से उस आदमी को थैंक्स कहा। उस आदमी ने भी उसे कूल अंदाज में कहा, ऑल द बेस्ट कहते हुए अंगूठा दिखाया और अपना बैकपैक उठाकर चुपचाप वहां से जाने लगा। इंस्पेक्टर सुनीता सिंह ने उसे पीछे से आवाज दी, ए हेलो बैकपैकर, स्टॉप। उस आदमी के चेहरे पर एरोगेंट सी स्माइल आ गई। उसने बिंदास अंदाज में कहा, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए मैडम, सो थैंक यू सो मच। इंस्पेक्टर सुनीता ने सख्ती दिखाते हुए पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? उस आदमी ने कहा, समर प्रताप। यहां किस लिए आए थे? इंस्पेक्टर के इस क्वेश्चन पर समर के चेहरे पर मजाकिया स्माइल आ गई और वो बोला,
मुंबई में नूडल्स खाना क्राइम है क्या? नहीं, क्राइम तो नहीं, लेकिन हाथ में चाकू लिए हुए खतरनाक गुंडे के पास आराम से बैठकर नूडल्स खाने वाला कोई कॉमन मैन तो नहीं हो सकता। चुपचाप गाड़ी में बैठो, पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर ने अपनी जीप की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं आज ही मुंबई आया हूं और आज मेरा इरादा पुलिस स्टेशन जाने का तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हम फिर कभी मिलते हैं। अपने सरफिरे अंदाज में बोल समर प्रताप सुनीता को बाय का इशारा करके जाने लगा। तुम कहीं नहीं जा सकते, वरना। सुनीता ने समर पर बंदूक तान दी थी। समर ने उस पर तरस भरी नजर से देखा और बोला, अब इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मना कैसे कर सकता हूं, चलो चलते हैं। वो गाड़ी में जाकर बैठ गया। सुनीता उसके बगल में बैठ गई। बीच रास्ते में सुनीता ने समर से बुलंद आवाज में पूछा, लल्लन को कब से जानते हो? लल्लन? कौन लल्लन? समर ने कहा। सुनीता उसकी हरकतों से चिढ़ रही थी। वो बोली, तुम बेवकूफ तो नहीं दिखते, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ऐसी भूल सपने में भी मत करना। अब साफ साफ बताओ, उस गुंडे को कब से जानते हो? समर ने बिल्कुल अनजान बनते हुए जवाब दिया, अच्छा वो, मैं उसे नहीं जानता। तो खुद को तो जानते ही होगे, तो सच बताओ तुम कौन हो और क्या करते हो? सुनीता जितनी ज्यादा परेशान लग रही थी, समर अभी भी उतना ही रिलैक्स्ड लग रहा था। वो बोला, अब इतने प्यार से पूछ रही हो तो झूठ कभी नहीं बोलूंगा। मैं इंडियन सीक्रेट एजेंसी में था और मेरी किस्मत देखो, कल ही रिटायर हुआ हूं और आज शादी करने के लिए मुंबई आ गया। सीक्रेट एजेंसी? सुनीता सरप्राइज थी। खुद को बचाने के लिए तुम कहानियां अच्छी बना लेते हो। अब तो मुझे तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। समर ने सीधे सीधे जवाब दिया, मेरे बारे में कोई भी रिकॉर्ड कहीं भी नहीं मिलेगा। क्या मतलब? सुनीता बोली। समर ने कहा, मैं रॉ में था, हमारे डिटेल्स सिर्फ हमारे कमांडर के पास ही होते हैं, तो तुम्हें खामखा परेशानी होगी। इंस्पेक्टर सुनीता को यकीन नहीं हुआ। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओहो अच्छा, तो साहब सीक्रेट एजेंट थे। अच्छी कहानी है। खैर वो तो मैं पता लगा ही लूंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा उस लल्लन के साथ कोई भी कनेक्शन निकला तो बाकी जिंदगी जेल में सड़ने के लिए तैयार रहना। अपनी बात को पक्का करने के लिए इंस्पेक्टर को थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन की जरूरत थी। उसने समर से आगे पूछा, रहते कहां हो यहां? समर ने एक कार्ड निकाला और उस पर नजर गड़ाते हुए आगे बोला, कहा ना मैंने, मैं यहां शादी करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हें अपने मंगेतर के डैड का एड्रेस जरूर दे सकता हूं, नारंग विला 101 हिल रोड, बांद्रा वेस्ट। इंस्पेक्टर एड्रेस सुनते ही चौंक गई। वो बोली, अजय नारंग का घर? वो कुछ सोचकर अचानक से हंसने लगी। अब ये मत कह देना कि तुम्हारी मंगेतर का नाम शालिनी है। समर ने हैरानी से पूछा, हाँ आप जानती है क्या उसे? इंस्पेक्टर की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बोली, सिर्फ जानती ही नहीं, अच्छी तरह पहचानती भी हूं। शालिनी मेरी स्कूलमेट है। वैसे शालिनी कभी भी मुझसे कुछ नहीं छिपाती और मुझे उसने कभी नहीं बताया कि उसकी सगाई हो गई। सोच लो, अगर ये झूठ निकला तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। समर ने भी लंबी सी स्माइल देते हुए कहा, मुझे पता था तुम्हें यकीन नहीं होगा। एक काम करो, तुम मेरे होने वाले फादर इन लॉ से पूछ लेना। उनसे क्या पूछना? मैं तुम्हें ऐसे इंसान से मिलाती हूं जो खुद दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। फिर मैं तुम्हें घर दिलाती हूं हवालात में। सीक्रेट एजेंट। समर जानता था कि वो उसे कहां ले जाने वाली है, इसलिए वो भी चुपचाप बैठा रहा। उनकी कार ट्रैफिक कम होने की वजह से सरपट दौड़ रही थी। वे हाईवे से होते हुए बांद्रा पहुंच चुके थे। एक आलीशान बंगले के सामने उनकी जीप रुकी। वो नारंग विला था। सुनीता ने समर की तरफ देखा और स्ट्रिक्टली कहा, सीक्रेट एजेंट, लो आ गया तुम्हारा ससुराल। चलो अब अंदर चलकर बात करते हैं। पुलिस की जीप देखते ही नारंग विला का गार्ड वहां आया। सुनीता ने अंदर जाने के लिए एंट्री पास मांगा। गार्ड इंस्पेक्टर को जानता था क्योंकि वो यहां आती रहती थी। समर भी बिना कुछ बोले चुपचाप गाड़ी से उतरा और सुनीता के पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी देर के बाद दोनों बंगले के अंदर थे। इमारत बाहर से जितनी आलीशान दिख रही थी, अंदर से उससे भी कहीं ज्यादा शानदार और काफी बड़ी थी।
स्विमिंग पूल, गार्डन, फिटनेस सेंटर और एक बड़ा सा बैडमिंटन कोर्ट। दरवाजे पर पहले से एक बूढ़े काका खड़े थे। सुनीता को देखते ही वो खुश होकर बोले, अरे सुनीता मैडम, आइए आइए, बड़े दिनों बाद। सुनीता ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ काका, कुछ काम था। वैसे कहाँ है हमारी मैडम? बेबी तो अभी जिम में है, लेकिन सुबह से वो काफी गुस्सा है। बड़े साहब से किसी बात को लेकर थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी। काका अंदर की तरफ इशारा करते हुए बोले, कोई बात नहीं, मैं देखती हूं। सुनीता ने कहा और समर को उसके पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ी। जिम के बाहर ही सुनीता ने समर को रोक लिया और कहा, एक आखिरी मौका दे रही हूं, अगर अभी भी सच नहीं बोला तो याद रखना, यहीं से हथकड़ी पहनाकर सीधे हवालात ले जाऊंगी। समर डरने वालों में से नहीं था। उसके चेहरे पर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा था। वो बोला, वो तो वक्त ही बताएगा मैडम, सच क्या है और झूठ क्या। वैसे भी मैं तुम्हारी धमकी से नहीं डरता। सुनीता गुस्से से लाल हो गई। बहुत हो गया, तुम ऐसे नहीं मानोगे, कहकर उसने अपनी जेब से हथकड़ी निकाली और समर के एक हाथ को खींचकर उसकी कलाई पर लॉक कर दिया। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन समर के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट देखकर रुक गई। उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने उसके हाथों पर नजर डाली तो देखकर वो हैरान हो गई। हथकड़ियां समर की कलाई पर नहीं, बल्कि उसकी खुद की कलाइयों पर थी। सीक्रेट सर्विस की स्पेशल स्किल्स मैडम। समर ने सुनीता के सामने अपनी उंगलियों को नचाते हुए कहा। हथकड़ी पहने हुए सुनीता बुरी तरह से चिढ़ गई थी। समर के सामने उसे झुकना ही पड़ा। उसने ना चाहते हुए कहा, ठीक है, अब खोलो इसे। मान गए कि तुम हो सीक्रेट एजेंट। समर फिर से मुस्कुराया और सुनीता को चिढ़ाते हुए बोला, बड़ी जल्दी समझ गई। उसने सुनीता की हथकड़ी खोल दी। दोनों जिम में दाखिल हुए। रूम के बीचों बीच शालिनी बॉक्सिंग बैग पे प्रैक्टिस कर रही थी। शालिनी नारंग ग्रुप की सीईओ, जितनी अमीर थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत। उसकी फिटनेस देख किसी भी रशियन एथलीट को भी जेलसी हो जाए, लेकिन लड़के उसे सिर्फ उसके पैसों की वजह से पसंद करते थे। इसलिए आज तक शालिनी की नजरों में किसी से शादी करने का ख्याल तक नहीं आया था और वो लड़कों के मामले में भी काफी अलर्ट हो गई थी। जैसे ही समर ने शालिनी को देखा, वो उसे हैरानी से देखता रह गया और बोला, 10 तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ 8 नंबर पूरे दे सकता हूं। 8। शालिनी का मुंह बन गया। बॉक्सिंग बैग पर पंच मारते हुए उसके हाथ रुक गए और वो समर की ओर देखकर बोली, Who the hell are you? उसका फेस देख समर मुस्कुरा दिया। ये किसे लेकर आ गई सुनीता? सुनीता को शालिनी के रिएक्शन की कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। उसने कहा, तुम सच में इसे नहीं जानती? ये तो कह रहा था कि ये तुम्हारा मंगेतर है। What? शालिनी के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। वो समर की तरफ देख बोली, ये फियांसे, वो भी मेरा। इम्पॉसिबल। शालिनी ने अभी बात खत्म नहीं की थी कि समर कूल अंदाज में बोला, मेरा भी तुमसे शादी करने का कोई खास इरादा नहीं है, लेकिन क्या करे, तुम्हारे दादाजी और मेरे दादाजी ने ये रिश्ता तय किया है तो। शालिनी गुस्से से लाल हो गई। You bloody idiot, just shut up. वो तुरंत सुनीता से बोली, मेक श्योर कि हवालात में इसकी ऐसी खातिरदारी हो कि मुझसे शादी करने का तो दूर, मेरे बारे में सोचना भी भूल जाए। सुनीता समर का झूठ पकड़े जाने पर अब रोल में आ गई थी। उसने हथकड़ी निकाली और बोली, मुझे पता था कि ये झूठ बोल रहा है। अब तो इसे मैं बताती हूं कि मैं इसके जैसे छिछोरों का क्या हाल करती हूं। समर अभी भी रिलैक्स लग रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुनीता समर को अरेस्ट करने के लिए उसकी तरफ बढ़ी कि तभी एक भारी आवाज सुनाई पड़ी, स्टॉप, समर इज राइट। उन्होंने देखा शालिनी के डैड उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन शालिनी कंफ्यूज्ड और शॉक थी। वो बोली, डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? ये लोफर मेरा फियांसे। मिस्टर नारंग ने कहा, सुबह तुम्हें यही तो बता रहा था, मगर तुम नाराज होकर यहाँ बॉक्सिंग करने आ गए। थैंक यू डैड, वरना दोनों मैडम ने तो डिसाइड कर लिया था मुझे जेल भेजने का। समर अजय नारंग की तरफ बढ़ा। अजय नारंग ने उसे देख के गले लगा लिया और शालिनी को उससे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला,
मीट समर प्रताप, एक्स सीक्रेट एजेंट, जिससे तुम्हारी शादी तय हुई है। शालिनी और सुनीता दोनों ही शॉक थी। तय कर दी गई है। शालिनी के डैड ने जब उसे बताया कि समर और वो एक दूसरे के मंगेतर है, उसे और गुस्सा आ गया। नेवर डैड, आई विल डाई, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूंगी। समर की तरफ इशारा करते हुए वो बोली, जरा इसकी तरफ देखिए, ना पहनने का ढंग, ना बातें करने का। मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूं? दिस इज इम्पॉसिबल डैड। अजय नारंग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर शालिनी ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया और वहां से जाने लगी। लेकिन रास्ते में समर को देख वो उस पर भड़कते हुए बोली, मेरे रास्ते से हटो। समर ने प्यार से अपनी चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हारे जैसी लड़की से शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता। मैं अभी अभी रिटायर होकर आया हूं और सुकून से खूबसूरत और समझदार लड़की के साथ लाइफ बिताना चाहता हूं। तुम्हारे में तो कुछ खास भी नहीं है। उसकी बातों से शालिनी और ज्यादा चिढ़ गई, क्योंकि वो अपने आप को परफेक्ट रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी। लेकिन समर ने एक झटके में उसका गुरूर खत्म कर दिया। वो उसे ब्लडी इडियट कहते हुए चिल्लाकर वहां से निकल गई। समर को उसे चिढ़ाने में मजा आने लगा था। उसका बिगड़ा हुआ चेहरा देख वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन सुनीता शालिनी से अग्री कर रही थी। उसने धमकी भरी नजरों से समर की तरफ देखा और फिर शालिनी को संभालने के लिए उसके पीछे चली गई। उनके जाने के बाद अजय नारंग ने समर से कहा, आई नो माई डॉटर वेरी वेल, उसे थोड़ा वक्त दो, वो समझ जाएगी। समर फुल कॉन्फिडेंस से बोला, अंकल आई अंडरस्टैंड। वैसे भी मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे धमकी दी है, अगर मैं आपकी बेटी से शादी किए बगैर घर वापस गया तो वो मुझे घर से बेदखल कर देंगे। इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, बाकी आप खुद समझदार है। अगर आपकी बेटी शादी नहीं करना चाहती है तो कोई बात नहीं, आप मेरे दादाजी से बात कर लीजिए, मैं वापस घर लौट जाऊंगा। मिस्टर नारंग ने समर के कंधे पर फ्रेंडली हाथ रखते हुए कहा, समर, दिस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कैजुअल। इसे तोड़ना आसान होता तो शायद यह कॉन्ट्रैक्ट अब तक होता ही नहीं और तुम भी यहां नहीं होते। समर काफी ध्यान से अजय नारंग की बात सुन रहा था। अजय नारंग मुस्कुराए और बोले, लेकिन तुम्हें यहां से वापस जाने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं लेते तब तक तुम मुंबई में रुक सकते हो। मैं तुम्हारे रुकने का अरेंजमेंट करता हूं, जहां तुम दोनों आराम से साथ में रह सको। समर के पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। अगले ही पल अजय नारंग ने कहा, और वैसे भी मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। समर ने कहा, श्योर अंकल, व्हाट इज इट? ये हमारी कंपनी से रिलेटेड है। अजय नारंग ने हल्की सी सांस ली और आगे बोले, मैं अपनी कंपनी का चेयरमैन हूं, लेकिन मेरे हाथ में भी कंपनी का पूरा कंट्रोल नहीं है। हमारी कंपनी के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सीक्रेटली साजिश रच रहे हैं और प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कुछ देर पहले शालिनी को छेड़ने वाला समर अजय नारंग के सामने ठीक ऐसे खड़ा था जैसे कोई ऑफिसर हो। मिस्टर नारंग ने अपनी बात जारी रखी, शालिनी कंपनी मैनेजमेंट के मामले में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन पुराने शेयर होल्डर्स से निपटना उसके लिए भी आसान नहीं है। समर, तुम मुझे कुछ अलग लगे। मुझे पता है कि तुम्हें इन सब से रिलेटेड किसी भी बात का एक्सपीरियंस नहीं है, यहां तक कि पिछले कुछ सालों में तुमने वो काम किया है जो किसी भी आम आदमी के लिए करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर तुमने हमारी हेल्प की तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। मिस्टर नारंग के चेहरे को देख समर के चेहरे पर समझदारी भरी स्माइल आ गई। उसने कहा, डोंट वरी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समर के चेहरे के भाव बता रहे थे वो अच्छी तरह से जानता था कि अजय नारंग उसे कंपनी में क्यों रखना चाहते थे, लेकिन उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। एक्चुअली समर की फैमिली का नारंग कंपनी के साथ 10% का शेयर था। मिस्टर अजय नारंग अच्छी तरह से जानते थे कि अगर समर अपनी फैमिली के साथ आ जाता है तो उनके पास सब मिलाकर 50% शेयर आ जाएंगे और उसके बाद उनकी कंपनी में पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। हालांकि समर ने इस पर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया था, इसलिए मिस्टर नारंग उसकी तरफ से सैटिस्फाइड थे
और अब काफी एक्साइटेड भी लग रहे थे। उन्होंने जिम से बाहर की तरफ जाते हुए कहा, ठीक है समर, मैं जल्दी से सारे अरेंजमेंट करवाता हूं ताकि तुम कल से ही कंपनी को ज्वाइन कर सको। कल से ही? अंकल, इतनी जल्दबाजी किस बात की? समर ने काफी सूझबूझ से कहा। अजय नारंग कुछ पल के लिए सोच में डूब गए थे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया, जल्दी नहीं, बल्कि बहुत देर हो चुकी है। कंपनी में तुम आज काम करो या 1 महीने बाद, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी में तुम्हारे कदम रखते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं तो बस चाहता हूं कि तुम्हें और शालिनी को एक साथ वक्त बिताने का और भी समय मिल जाए। तुम दोनों अभी फेमिलियर नहीं हो, लेकिन एक साथ काम करने के बाद एक दूसरे को अच्छे से जानने लगोगे और तब तुम्हारी शादी भी जल्दी हो सकती है। समर के चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे शादी करने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। वो सिर्फ अपनी फैमिली के दबाव की वजह से मुंबई आया था। वो इस बारे में अजय नारंग को बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाता, तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा तो एक हाउसकीपर खड़ा था। उसने रिस्पेक्टफुली उन दोनों से कहा, सर, शालिनी मैम ने समर सर को नीचे उनका वेट करने के लिए कहा है। वो उनके साथ एक ट्रिप पर जाना चाहती है। यह सुन समर हैरान हो गया, लेकिन शालिनी के डैड मिस्टर अजय नारंग खुश हो गए। मैं जानता था शालिनी जल्दी समझ जाएगी। दिस इज गुड फॉर बोथ ऑफ यू। तो जाओ, मुंबई घूमो और एक दूसरे को समझो। लेकिन समर के होठों पर एक अनजानी सी स्माइल थी। उसकी आंखें बता रही थी कि शालिनी ने जरूर उसके अगेंस्ट कुछ प्लान किया है। उसने कहा, यह दिन आएगा ये तो पता था, पर इतनी जल्दी आएगा ये नहीं पता था। मन ही मन बुदबुदाते हुए समर बाहर की ओर चल पड़ा। माय डियर फ्यूचर वाइफ, यू सीम वेरी स्पाइसी। बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि सुनीता अपने जीप में बैठकर जा रही थी, लेकिन विला के बाहर एक लाल रंग की लग्जरी स्पोर्ट्स कार समर का इंतजार कर रही थी। शालिनी अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। समर बड़े गौर से उस कार को देख रहा था, जैसे उसका पुर्जा पुर्जा स्कैन कर रहा हो। समर हर तरह की गाड़ियों की खबर रखता था, क्योंकि ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी जो उसने न चलाई हो। उस कार को देख उसके चेहरे पर एक बार फिर शालिनी के ऊपर हंसी आने लगी। वो बोला, लगता है मैडम अपनी कार दिखाने की कोशिश कर रही है, वरना मुंबई की सड़कों पर इस स्पोर्ट्स कार का क्या यूज। तभी शालिनी वहां पर आ पहुंची। कार को घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी ये कार नहीं देखी क्या? समर को शालिनी से बिल्कुल यही उम्मीद थी, इसलिए उसने भी शालिनी की तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, मैं तो सिर्फ इसके कलर के बारे में सोच रहा था। कार कम और टमाटर ज्यादा लग रही है। वो शालिनी की तरफ मुड़ा और उसे देखते ही दंग रह गया। शालिनी ने व्हाइट स्ट्रेच पैंट्स के साथ लॉन्ग स्लीव टी शर्ट और हाई हील शूज पहना हुआ था। शालिनी पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। उसने अपनी आंखें हटाते हुए इंप्रेसिव स्माइल दी। लाल पर सफेद कॉम्बिनेशन अच्छा है। शालिनी का गुलाबी मुंह गुस्से से लाल हो गया। वो बोली, तुम्हें कुछ और भी आता है या सिर्फ बातें बनाना जानते हो? चुपचाप कार में बैठो। ऑर्डर देते हुए उसने कीचेन रिमोट से कार को अनलॉक किया। समर ने जब कार के अनलॉक होने की आवाज सुनी, उसने सीधा कार का ड्राइवर डोर खोला और ड्राइविंग करने बैठ गया। शालिनी सरप्राइज हो गई। ओह हेलो, मेरे लिए दरवाजा कौन खोलेगा? समर तब तक कार की सीट पर बैठ चुका था। उसने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा, दरवाजे में कोई भी लॉक नहीं है तो तुम खुद खोल कर बैठ सकती हो। व्हाट? शालिनी हैरान थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि समर उसे इस तरह से नजरअंदाज करेगा, क्योंकि आज से पहले किसी भी लड़के ने उसे इग्नोर करने की भूल नहीं की थी, बल्कि हर कोई उसे इंप्रेस करने और उसकी एक झलक पाने के लिए भी मरता था। वो उसकी तरफ घूरते हुए मन ही मन बड़बड़ाने लगी, अजीब आदमी है, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे खुद कहीं का राजकुमार हो, लोफर। इतने में एक हाउसकीपर पीछे से आया। उसने शालिनी के लिए कार के दूसरे साइड का डोर खोला और शालिनी बगल वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही कार का दरवाजा बंद हुआ, समर ने उसकी तरफ देखकर एक चुलबुली स्माइल देते हुए पूछा, सो मिस फ्यूचर वाइफ, कहां ले जा रही हो मुझे? उसने कार स्टार्ट की और मुंबई की सड़कों पर दौड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, वैसे बता दूं, मेरी फैमिली को पता है मैं यहां तुम्हारे साथ हूं।
अगर कुछ उल्टा सीधा करने का इरादा है तो याद रखना, पुलिस 1 घंटे में नारंग विला पहुंच जाएगी। शालिनी को अंदर ही अंदर उससे बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही थी, लेकिन वो अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कर रही थी। उसने मुंबई की सड़कों की तरफ देखते हुए कहा, सोच समझ कर बोलो, वैसे भी मैं तुमसे शादी करने वाली नहीं हूं, तो मुझे तुम्हें मार कर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और हां, मेरा एक बॉयफ्रेंड पहले से ही है। बॉयफ्रेंड? तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? इंटरेस्टिंग। समर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। शालिनी थोड़ा घमंड दिखाते हुए बोली, बिल्कुल है, और वो भी एक गैंगस्टर। मैं तुम्हें उसी से मिलवाने ले जा रही हूं। वाओ! समर एक्साइटेड दिख रहा था। वो बोला, अब तो मामला इंटरेस्टिंग लग रहा है। नारंग विला की ओनर की बेटी के गैंगस्टर बॉयफ्रेंड से मिलकर मजा आएगा। सही कहा तुमने, उससे मिलने के बाद तुम मुझसे शादी करने का ख्याल सपने में भी नहीं ला पाओगे। समर चालाकी से मुस्कुराया, तुम हमारी शादी की चिंता मत करो, फिलहाल तो तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की चिंता करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है मिस्टर। शालिनी ने भी उसे वार्निंग देने की कोशिश की। वाइफ, तुम बहुत सोचती हो, पहले ये बताओ हमें जाना कहां है। पहली बात तो तुम मुझे वाइफ कहना बंद करो। शालिनी को जितना समर पर गुस्सा आ रहा था, उतना ही समर को उस पर हंसी आ रही थी। उसने कहा, तुम तो मेरी ऑफिशियल फियांसे हो, इसलिए मेरे लिए तुम्हें वाइफ कहना कोई बड़ी बात नहीं है। गो टू हेल। शालिनी के पास उसे जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो दूसरी तरफ नजर फेर कर बैठ गई और बोली, सेंट्रल मॉल। समर उसकी तरफ देख मुस्कुरा दिया और सेंट्रल मॉल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। लेकिन शालिनी मन में बोली, बस मकरंद अब संभाल ले, फिर इस आदमी का चेहरा दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। दरअसल मकरंद कोई और नहीं बल्कि शालिनी का कजन था, जिसे उसने अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाया था। उसे यह आइडिया सुनीता ने दिया था। अगर मकरंद उसे डराने में सक्सेसफुल हो जाता है तो शायद समर यहां से भाग जाए। कुछ देर बाद गाड़ी सेंट्रल मॉल पहुंची। पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद समर बिना शालिनी का वेट किए मॉल के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर शालिनी को इग्नोर कर दिया था। उसका इस तरह बार बार शालिनी को इग्नोर करने से शालिनी को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कार से उतरी और फिर समर को डराने के अंदाज में बोली, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूं, सोच लो, अगर तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के सामने मुझे वाइफ कहकर पुकारा तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। उसने मर्डर भी किया है। मर्डर? समर हैरान होकर रुक गया। उसके एक्सप्रेशन देख शालिनी को एहसास हुआ जैसे समर उसकी बातों से डर रहा था। वो प्राउड टोन में बोली, एक गैंगस्टर के लिए तो ये सब आम बात है। खैर, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम जा सकते हो। समर ने कैजुअली जवाब दिया, नहीं वाइफी, मुझे डर नहीं लग रहा है, बल्कि मैं हैरान हूं। मर्डर करने के बाद भी एक गैंगस्टर कितने सुकून से सेंट्रल मॉल में हमारा वेट कर रहा है। शालिनी को उसके इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शालिनी ने चिढ़कर अपनी नजर फेर ली और आगे आगे जाने लगी। समर दूर से खड़े होकर उसे देख रहा था। तभी उसके चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। सामने से एक सफेद रंग की कार तेजी से आ रही थी, जो शालिनी से टकराने वाली ही थी। वो चिल्ला उठा, वाइफी, बी केयरफुल। क्या शालिनी को बचा पाएगा समर? क्या शालिनी समर से शादी के लिए मान जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। समर से कमलनाथ के साथ डील करने के लिए अप्रूवल लेने आई थी, लेकिन उसे डर था कि समर उसे मना ना कर दे। लेकिन समर ने उसे गुड लक कहकर अप्रूवल दे दिया। समर से गुड लक सुनकर तानिया खुश तो थी, पर उसके मन में अरोरा से मिलने को लेकर एक डर भी बैठा हुआ था। वो अरोरा से मिलने एक सफेद कार शालिनी को टक्कर मारने वाली थी। उस कार को अपने करीब देख शालिनी चीख उठी, लेकिन हवा के झोंके की तरह समर वहां आ गया और शालिनी की कमर पकड़कर वो उसे उस कार से किनारे ले गया। शालिनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। समर ने उसकी जान बचाई थी। तुम ठीक हो? समर ने शालिनी से पूछा। शालिनी अभी भी उसकी बाहों में थी। शालिनी ने हल्की डरी हुई आवाज में कहा, आई एम फाइन, और समर से दूर हो गई। अगले ही पल उस कार का दरवाजा खुला
और एक्सपेंसिव चश्मे पहने हुए एक आदमी कार से नीचे उतरा। वो भागते हुए शालिनी के पास आया और बोला, आई एम सॉरी, सो सॉरी शालिनी, आई डिडंट सी यू। समर ने हैरान होकर शालिनी की तरफ देखा। तुम जानती हो इसे? वो शालिनी के बचपन का दोस्त रोहन था। यही नहीं, रोहन के फादर मुंबई के एक बड़े रियल एस्टेट कंपनी के ओनर भी थे। रोहन अक्सर शालिनी पर चांस मारने की कोशिश किया करता था, लेकिन शालिनी को वो कभी भी पसंद नहीं था। शालिनी उसे देखते ही गुस्से से लाल हो गई। वो बोली, रोहन, तुम्हें कार चलानी नहीं आती? या फिर कार चलाते वक्त तुम्हें रोड पे चल रहे लोग दिखाई नहीं देते? शालिनी के एक्सप्रेशन देख समर ने चुप रहना ही ठीक समझा। वो किसी एंटरटेनमेंट शो की तरह उन्हें देखने लगा। रोहन शालिनी के करीब आने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। इस कंडीशन में भी उसने हाथ आजमाना नहीं छोड़ा। आई रियली अपोलोजाइज शालिनी, मैंने सच में तुम्हें नहीं देखा था, वरना कभी हो सकता है कि मैं तुम्हें एक खरोच भी आने दूं। यू आर माई एंजल। बोलते बोलते उसने शालिनी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन शालिनी के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो उसके हाथ पकड़ने से कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? रोहन शालिनी के हाथ को अपने होठों की तरफ ले जाने लगा। बिल्कुल भी नहीं आई, मैंने जस्ट चेक किया। कहते हुए समर ने एक झटके से शालिनी को रोहन से दूर खींच लिया। रोहन को समर का यह बिहेवियर समझ नहीं आया। उसने चिढ़ते हुए शालिनी से पूछा, शालिनी, ये किसे अपने साथ ले आई हो? इसे जरा सी भी मैनर्स नहीं है? जब दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं कहना चाहिए। शालिनी समझ गई कि अगर समर ने वक्त पर उसका हाथ नहीं पकड़ा होता तो वो रोहन से खुद को दूर नहीं कर पाती। शालिनी रोहन को जवाब देने वाली थी, तभी समर ने कहा, मैं शालिनी का फियोंसे हूं, है ना वाइफी? समर ने शालिनी की कमर पर हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। शालिनी भी उस वक्त रोहन से दूर जाना चाहती थी, इसलिए उसने समर से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन रोहन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने सर से लेकर पांव तक समर को घूरा। समर बिल्कुल मिडिल क्लास आदमी की तरह दिख रहा था, लेकिन जिस तरह उसने शालिनी की कमर पर हाथ रखा था और शालिनी शांत खड़ी थी, ये देख वो कंफ्यूज होकर बोला, शालिनी, व्हाट्स गोइंग ऑन? शालिनी ने भी फेक स्माइल देते हुए कहा, या, ही इज माय फियोंसे। इस वक्त शालिनी ने भले ही ऐसा कह दिया था, लेकिन उसका दिल ही जान रहा था कि उन दोनों के बीच वो कैसा महसूस कर रही है। रोहन बिल्कुल भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इससे आगे वो कुछ कहता, समर ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है ना? लेकिन यही सच है, अब इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कहकर उसने रोहन की तरफ एक गहरी स्माइल बिखेर दी और फिर शालिनी की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, सो माय डियर वाइफ, हम चलकर कुछ खा लेते? मैं बहुत थक चुका हूं। घर चलकर आज तुम अपने स्वीट हाथों से मेरी चंपी कर देना। अपनी बात कहते हुए समर ने रोहन को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया और उसे इग्नोर करते हुए शालिनी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। शालिनी की कमर पर समर का हाथ देख रोहन को अंदर ही अंदर जलन हो रही थी। वो नफरत भरी नजर से समर की तरफ देख रहा था। उसने गुर्राते हुए एक जोरदार पैर जमीन पर पटका और बोला, यू आर ओनली माइन शालिनी, मैं भी देखता हूं तुम इससे कैसे शादी करती हो। जैसे ही वो दोनों वहां से सेंट्रल मॉल के अंदर एंटर किए, शालिनी ने एक झटके से समर का हाथ अपनी कमर से दूर किया और बोली, तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू, लेकिन मुझसे दूर रहो। मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए, एक फियोंसे यही तो करता है, क्यों? कहते हुए समर ने शालिनी की नाक पकड़कर हल्की सी खींच दी। स्टे अवे। जरा सा भाव क्या दिया, तुम तो सर पर ही बैठ गए। शालिनी फिर से उससे चिढ़ गई थी और लिफ्ट के अंदर चली गई। कुछ देर बाद शालिनी और समर दोनों लिफ्ट से निकलकर मॉल के रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ रहे थे। समर एक्साइटेड होकर अपनी चौकन्नी नजरों से चारों तरफ देख रहा था, जबकि शालिनी मकरंद को ढूंढ रही थी। रेस्टोरेंट में एक बड़े से खिड़की के ठीक बगल में बैठे एक लड़के पर उसकी नजर गई। उसे देख शालिनी के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे उम्मीद थी कि मकरंद मार्को की एक्टिंग करने में कामयाब हो जाएगा और उसे समर से छुटकारा भी मिल जाएगा। शालिनी ने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूरे जोश के साथ कहा, सी डियर, माय बॉयफ्रेंड मार्को। समर ने जब मार्को की तरफ देखा
तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। सामने एक पतला दुबला सा लड़का बैठा हुआ था, जिसके चेहरे की मासूमियत बता रही थी कि वो अभी कॉलेज में ही है, लेकिन उसके हाथ में एक बड़ा सा धारदार चाकू रखा हुआ था, जिसकी पकड़ देखकर समर को सब कुछ समझ में आ गया। वो शालिनी की तरफ तरस भरी नजरों से देख मुस्कुरा दिया। तो ये है आपके गैंगस्टर बॉयफ्रेंड। शालिनी एक पल के लिए झिझक गई थी, लेकिन फिर समर को उस पर शक ना हो, उसने वापस किसी गुंडे की गर्लफ्रेंड की तरह कहा, हाँ यही है, माई बॉयफ्रेंड इन द अंडरवर्ल्ड। वही जब मकरंद ने शालिनी को देखा तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई, लेकिन अगले पल उसे एहसास हुआ कि वो वहां पर शालिनी का कजन नहीं, बल्कि उसका गैंगस्टर बॉयफ्रेंड बनकर आया है। उसने शालिनी के पीछे खड़े समर की तरफ देखा, जो कि बहुत साधारण दिख रहा था। उसे देख मकरंद अपने चेहरे पर गुस्सा भरने की एक्टिंग करने लगा। शालिनी भी मकरंद की तरफ आगे बढ़ते हुए समर से बोली, उसने एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का मर्डर किया है। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो कितना पावरफुल है। अब तो मैं भी देखना चाहता हूं कि वो कितना पावरफुल है। समर जानना चाहता था कि आखिर शालिनी और किस किस प्लानिंग के साथ वहां पर आई है। वो उसके पीछे पीछे सामने बैठे मकरंद के पास गया। उसे अब इस खेल में और भी ज्यादा मजा आने लगा था। मकरंद के पास आते ही शालिनी ने उसे इंट्रोड्यूस कराते हुए समर से कहा, दिस इज माई बॉयफ्रेंड। समर ने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि मकरंद की तरफ अपनी एक आंख उठाते हुए घूर कर देखने लगा, मानो एक गैंगस्टर दूसरे गैंगस्टर के सामने खड़ा हो। नाइस टू मीट यू। समर ने मकरंद के सामने हाथ बढ़ा दिया। मकरंद भी रोल में था। उसने भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे डराने की कोशिश करते हुए हाथ मिलाया और बोला, तो तुम? मकरंद समर को धमकी देने वाला था, लेकिन इससे आगे वो कुछ बोल पाता, समर से हाथ मिलाते ही उसकी बोलती बंद हो गई और सांस वहीं अटक गई। ऐसा लग रहा था कि एक बार में उसकी हड्डियां टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई है। मकरंद के चेहरे पर उसका दर्द साफ जाहिर हो रहा था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जिसे समर ने दबा दिया था। समर का कॉन्फिडेंस देखकर मकरंद का कॉन्फिडेंस वहीं खत्म हो गया। समर के हाथ छोड़ते ही उसने सामने रखा एक ग्लास ठंडा पानी एक सांस में ही पी लिया। उसकी हालत देख समर हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, मेरी वाइफ ने कहा कि तुम बहुत डेंजरस हो, तो तुम्हारी गैंग का क्या नाम है? ये कौन सी गैंग के बारे में बात कर रहा है? कहाँ फंसा दिया शालिनी ने मुझे? मकरंद के दिमाग में सवालों की लाइन लग गई थी। वो शालिनी को और अपने आप को ही कोस रहा था। उसकी लाइट रेड टी शर्ट पसीने से एकदम डीप मरून कलर की हो गई थी। उसने सोचा था कि शालिनी अपने मंगेतर की उससे पहचान कराएगी और वो थोड़ी सी अकड़ शकड़ दिखा के उसे अपने गैंगस्टर होने का एहसास दिला देगा, बस। लेकिन यहाँ तो उसके खुद के तोते उड़ गए थे। मकरंद का गला फिर से सूख रहा था। उसकी जुबान गले में ही अटक गई थी। उसको हड़बड़ाता देख उसे याद दिलाने के लिए कि उसे अब करना क्या है, शालिनी ने अपना गला साफ किया। मार्को? मकरंद ने अपने आप को संभाला और अपनी आवाज भारी करते हुए बोला, खल्लास गैंग। मार्को ने एक मनगढ़ंत नाम बता दिया था, लेकिन शालिनी वो नाम सुनकर इंप्रेस हो गई। उसे लगा मकरंद एकदम ट्रैक पर आ गया है। उसने चैन की सांस लेते हुए समर की तरफ देखा। समर सिर झुकाकर बैठा था। शालिनी ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, क्या हुआ, डर गए क्या? मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मार्को एक बहुत बड़ा साइको किलर है। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। ये बोलते हुए शालिनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन समर ने जब अपना सिर ऊपर की तरफ उठाया तो उसके होठों पर स्माइल देख शालिनी की स्माइल गायब हो गई। समर बोला, डर डर किस बात का? मैं तो बस ये नाम सुनकर हैरान हुआ हूं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि ऐसी कोई गैंग मुंबई में क्या इंडिया में भी है। शालिनी गैंगस्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो तो बस समर से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। मकरंद को चुप देख शालिनी ने अपने पैर से उसके पैर पर जोर से एक लात मारी ताकि वो कुछ बोले। मकरंद ने हिम्मत जुटाते हुए पूरे दम से कहा, देखो, शालिनी मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उसके आसपास भी रहे, इसलिए दोबारा उसके पास भटकना भी मत, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जितना उससे हो सकता था उतना रूखापन अपनी आवाज में ले आया, लेकिन समर पर इस सब का कुछ असर हो तब ना।
समर तो उसकी बातों से मजे ले रहा था। अगले ही पल उसने टेबल पर रखा हुआ उसका धारदार चाकू उठा लिया और दिलचस्पी दिखाते हुए बोला, सुना है तुमने किसी को टपकाया भी है? मकरंद को लगा यही मौका है अपना इंप्रेशन जमाने का। हाँ हाँ, टपकाया तो है, एक नहीं न जाने कितनों को टपकाया है। मकरंद ने अपनी आंखों को बड़ा करते हुए कहा। तो मरते वक्त आदमी कैसा दिखता है, क्या तुम बता सकते हो? समर ने जानबूझकर इनोसेंट बनते हुए पूछा, लेकिन शालिनी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि समर डरने के बजाय बल्कि और सवाल पूछ रहा था। बस करो। शालिनी अचानक चिल्ला उठी। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि वहां बैठे दूसरे लोग भी उनकी तरफ देखने लगे। शालिनी को भी इस बात का एहसास हुआ कि अनजाने में उसके गले से ऊंची आवाज निकल गई। वो ये ड्रामा जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहती थी, पर उसने जो सोचा था बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा था। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वो वहां से उठकर चली गई। मकरंद का यहां गला सूख रहा था, लेकिन समर इसी मौके के इंतजार में था। वो मकरंद के लाए हुए चाकू से खेल रहा था। वो उसकी धार पर अपनी उंगली से हाथ फेरते हुए डरावनी अंदाज में बोला, बहुत तीखी धार है। उसका बिहेवियर देख मकरंद ने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। समर ने उसकी नोक पर इंडेक्स फिंगर रखते हुए कहा, हल्की सी खरोच और खून की धार बह जाती है। मकरंद ने हाँ कहकर फिर से सिर हिला दिया। समर ने अपनी आवाज भारी करते हुए सीरियस अंदाज में कहा, तुम तो एक गैंगस्टर हो, वो भी खल्लास गैंग के। मैं बहुत दिनों से तुम्हारे जैसे इंसान के इंतजार में था और आज तुम मिल गए। चलो एक गेम हो जाए। मकरंद अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह से डर चुका था, क्योंकि समर बार बार चाकू से इधर उधर करके खेल रहा था। उसकी एक खरोच और खून की धार बह जानी थी। मकरंद का पूरा ध्यान चाकू पर ही था। उसने कहा, कैसा गेम? मौत का, खल्लास वाला। मकरंद को घूरते हुए समर ने अचानक से उसके हाथ को पकड़ लिया और उसकी 2 उंगलियों को फैलाते हुए टेबल पर रखा। मकरंद कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो समर से अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो गैंगस्टर था। लेकिन जैसे ही समर चाकू को उठाकर उसकी हाथ की तरफ ले जाने लगा, वो बुरी तरह से घबरा गया और अपने हाथ को पीछे करते हुए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। क्या मकरंद खुद अपना सच समर को बता देगा? क्या शालिनी समर को खुद से दूर कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। समर ने मकरंद को बैठाते हुए कहा, गेम बहुत सीधा है। मैं अपना पंजा ऐसे सारी उंगलियां फैलाकर टेबल पर रखता हूं और दूसरे हाथ से इस चाकू को तेजी से अपनी उंगलियों के बीच में टेबल पर मारता हूं। और ऐसा कहते ही उसने बड़ी तेजी से चाकू को उंगलियों के बीच चलाना शुरू किया और मकरंद की आंखें डर और हैरानी से वो नजारा देख रही थी। समर ने एकदम से रुककर मकरंद का हाथ पकड़ लिया और टेबल पर रखकर कहा, अब तुम्हारी बारी। मकरंद अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। समर ने उसकी हालत देख कहा, डर लग रहा है? खल्लास गैंग के गैंगस्टर को डर भी लगता है। कोई बात नहीं, तुम सिर्फ हाथ रखो, चाकू मैं चलाता हूं। ये सुन मकरंद ने सारा जोर लगाकर अपना हाथ खींच लिया और वो सीधे वॉशरूम के अंदर गया। उसे भागते हुए देख समर किसी शरारती बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा था। वो बोला, गैंगस्टर। तभी शालिनी वॉशरूम से बाहर आई। उसने मकरंद की चेयर खाली देखी तो समर से पूछा, मार्को कहां गया? उसके मुंह से मार्को का असली नाम करीब करीब बाहर आ ही गया था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को संभाला। समर ने कहा, वो वॉशरूम गया है। भागते हुए? भागते हुए? शालिनी ने हैरानी से पूछा। समर फिर से अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाते हुए बोला, लगता है वो अपने ही चाकू से डर गया। समर के हाथ में चाकू देख शालिनी समझ गई कि समर ने उसे डरा दिया है। उसे अब अंदर ही अंदर अपने डिसीजन पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने मकरंद को गैंगस्टर बनने के लिए कहा था। अपनी सीट पर बैठते हुए उसने जानबूझकर समर के पैर पर एक जोरदार लात मारी। समर थोड़ा सा झिझका, लेकिन कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा। शालिनी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो बोली,
आखिर इस समर का मैं क्या करूं? इसे तो किसी से डर ही नहीं लगता। पता नहीं दादाजी ने इसमें ऐसा क्या देख लिया जो मुझसे शादी तय कर दी। जब से समर शालिनी से मिला था, वो शालिनी को चिढ़ा रहा था, उसे गुस्सा दिला रहा था, लेकिन जब शालिनी को गुस्सा आता था तो वो हंस देता था। अजीब आदमी है ये। शालिनी को अक्सर कुछ लोग घमंडियों की रानी कहते हैं, लेकिन समर के सामने इस रानी को भी पानी भरना पड़ रहा था। वो हैरान थी। अरे, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं आया? कहीं वो अपनी गैंग को बुलाने तो नहीं चला गया? समर के दिमाग में फिर एक शरारत सूझी थी। शालिनी गुस्से से लाल हो गई और वो बोली, ये नहीं सुधरने वाला। बोलते हुए उसने उसके पैर पर अपना पैर मारकर उसे हील चुभाने की सोची, लेकिन समर को पहले ही अंदाजा हो चुका था। उसने सही वक्त पर अपना पैर पीछे हटा लिया और शालिनी की हील फर्श पर टकराई। शालिनी को तकलीफ तो नहीं हुई, पर उसे लगा कि उसकी सैंडल्स की हील टूट गई। वो उसे देखने के लिए टेबल के नीचे झुकी ही थी। समर ने पूछा, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? या टेबल के नीचे कोई गन छुपा के रखी है? तुमसे मतलब? शालिनी गुस्से में बोली। समर कुछ कहे बिना ही अपने चेयर पर सीधा बैठ गया। जब शालिनी उठी और अपने राइट साइड मुड़ी, अनजाने में ही दोनों की नाक आपस में टकरा गई। शालिनी अपनी चेयर थोड़ी दूर खिसक कर बैठ गई, लेकिन इस बार न जाने क्यों शालिनी के गाल लाल हो रखे थे। वो ब्लश कर रही थी। समर सब नोटिस कर रहा था। वो बोला, वाइफी, तुम ब्लश कर रही हो? समर ने तिरछी नजर से शालिनी की तरफ देखते हुए कहा। भाड़ में जाओ, शालिनी मुंह बनाते हुए बोली। समर शालिनी को समझने की कोशिश कर रहा था। तो अब क्या इरादा है? उसने पूछा। तुम्हारी जान लेने का। शालिनी के चेहरे पर थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन पहले की तरह नफरत नहीं थी। जान तो आपके लिए हाजिर है मैडम, लेकिन आप भी जानती है कि आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब आपकी पुलिस वाली दोस्त मेरा कुछ नहीं कर पाई तो आप क्या करोगी? समर ने ताना मारते हुए कहा। शालिनी समर की आंख से आंख नहीं मिला पा रही थी। उसके अंदर उथल पुथल मच गई थी। समर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद अचानक से समर ने सीरियस होते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हमें हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। फ्यूचर के बारे में? शालिनी हैरान होकर बोली। हमारे एक साथ रहने के बारे में। नारंग अंकल ने मुझे फोन पर बताया था। हम दोनों के लिए एक नया विला लिया है उन्होंने। समर ने एक बार में पूरी बात बता दी। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। शालिनी ने तुरंत अपने डैड को फोन लगाया। उसके डैड ने समर की बात को कंफर्म कर दिया। उसने गुस्से से फोन टेबल पर पटक दिया और बोली, तुमसे शादी करने से पहले मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगी। समर अब काफी सीरियस लग रहा था। उसके माथे पर शिकन थी। उसने कहा, मेरे पास एक सोल्यूशन है। उसका सीरियस रूप देख शालिनी हैरान थी। उसने उसे आगे कहने दिया। समर बोला, मेरा शादी करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी है। अगर तुम साथ दो तो हम कुछ वक्त एक साथ एक घर में रहेंगे। अगर कुछ वक्त बाद तुम्हें लगता है कि हमें शादी करनी चाहिए तो बता देना, वरना अपने डैड से कह देना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं, और फिर वो मेरे दादाजी को समझा लेंगे और तब हम दोनों की ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शालिनी को उसकी बात ठीक लगी, लेकिन वो पहले पक्का करना चाहती थी कि समर के इंटेंशन सही है या नहीं। इसलिए उसने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। उसने समर की तरफ तिरछी नजर से देखा और कहा, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और तुम अपनी बात से पीछे नहीं हटोगे। अग्रीड? समर ने थोड़ी देर सोचा। एक झटके में उसने अनार का जूस खत्म किया और बोला, अग्रीड। उसी वक्त मार्को उर्फ मकरंद रुमाल से अपना मुंह पोंछता हुआ वहां पहुंचा। समर उससे सीधा बोला, तो तुम सच खुद बताओगे या अभी भी एक्टिंग करनी है? समर ने सीधा सीधा उससे कह दिया था। मकरंद हक्का बक्का रह गया। मकरंद को अपनी तरफ घूरते हुए देख शालिनी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, यह सब तुम्हारी घटिया एक्टिंग की वजह से हुआ है। अगर तुम डरने की बजाय डराते तो शायद बात बन जाती। मकरंद के चेहरे पर अब घबराहट की जगह थोड़ी सी शर्मिंदगी थी, लेकिन वो इस बात से खुश था कि कम से कम अब उसे गैंगस्टर की एक्टिंग तो नहीं करनी पड़ेगी। उसने शालिनी को मनाने की कोशिश करते हुए अपनी सफाई में कहा, सॉरी शालिनी,
कोई हीरो बनने बोलती तो मैं अभी बन जाता। तुमने गैंगस्टर बना दिया, मेरी गलती नहीं है। समर भी शालिनी की तरफ देख रहा था। मकरंद शालिनी से कुछ और बोले बिना सीधा सीधा समर से बात करने लगा। तो समर, तुम हो कौन? मेरा मतलब है कि तुम मुझे कोई आम आदमी तो बिल्कुल नहीं लगे। मकरंद ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए एक्साइटमेंट से पूछा। समर ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं पहले आर्मी में था, वहीं पर मैं ये सब सीखा। ऑसम! मकरंद जोश में बोल पड़ा। उसने शालिनी से कहा, तुमने एकदम सही हस्बैंड सेलेक्ट किया है शालिनी। शालिनी ने चिढ़कर उसका एक हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से मरोड़ दिया। अब क्या कर दिया मैंने? उसने शालिनी से पूछा। शालिनी उसे गुस्से से घूर रही थी, लेकिन समर की हंसी निकल गई। शालिनी ने ताना देते हुए मकरंद से कहा, एक तो एक्टिंग भूल गया और अब इसकी साइड ले रहा है। मकरंद ने भी कहा, वैसे तुम मानो या ना मानो, जनाब है तो दमदार। मकरंद की बात पर शालिनी कुछ पल के लिए बहकने लगी, लेकिन उसने खुद को डाइवर्ट किया और वहां से उठकर जाने लगी। तुम्हारी बहन टेढ़ी हीर है, संभालना बहुत मुश्किल है। समर ने भी मकरंद को फ्रेंडली आंख मारते हुए बाएं बोला और शालिनी के पीछे जाने लगा। चलते चलते शालिनी बोली, इडियट कहीं का है मेरा भाई और तारीफ उसकी कर रहा है। अगले ही पल उसे अपने हाथ में किसी के हाथ का एहसास हुआ। वो डर गई, लेकिन देखा तो समर ने उसके हाथ को अपने हाथों में थाम रखा था। डैशिंग सी स्माइल के साथ वो बोला, तो अब क्या चलना है पार्टनर? शालिनी उसका हाथ झटकते हुए बोली, लीव माई हैंड, और आगे बढ़ गई। वहां से बाहर निकलते ही शालिनी सीधा अपनी कार की तरफ चल दी। समर ने पीछे से आवाज दी, मुझे यहां अकेला छोड़कर कहां चल दी? आई एम टेकिंग माई कार, तुम टैक्सी कर लेना। लेकिन जैसे ही वो कार के पास पहुंची, अचानक कुछ याद करके रुक गई। कार की चाबी तो लेती जाओ, कहते हुए समर ने जेब से चाबी निकाली और धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ने लगा। शालिनी उसे गुस्से से घूर रही थी, क्योंकि समर ने कार को अभी भी अनलॉक नहीं किया था। तभी एक काले रंग की वैन शालिनी की कार के सामने आकर रुकी। उससे हुडी पहने हुए दो आदमी बाहर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वे शालिनी के वहां पहुंचने का ही इंतजार कर रहे थे। वैन से उतरते ही वो दोनों शालिनी की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें देख समर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। पिछले कुछ दिनों से मुंबई में किडनैपिंग की तादाद काफी बढ़ चुकी थी। अगवा करने वाले किडनैप करने के बाद अपने शिकार के परिवार वालों से एक भारी रकम की वसूली करते थे। यहां पर भी समर को कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा था। वो गुंडे आगे बढ़े, शालिनी को जबरदस्ती पकड़ के उनकी कार के दरवाजे की तरफ ले जाने लगे। शालिनी चीखने लगी, हेल्प, प्लीज हेल्प, लीव मी। शालिनी! समर भागकर शालिनी को बचाने के लिए उनसे 2-3 मीटर की दूरी पर पहुंचा ही था कि कार के ड्राइवर ने साइड का दरवाजा खोला और उसमें से हुडी पहना हुआ एक लंबा और चौड़ा आदमी निकला, जिसके हाथ में एक रिवॉल्वर था। उसने अपनी गन समर की तरफ तान दी और बिना रुके उस पर गोली चला दी। लेकिन समर पहले भी कई बार इस तरह के हालात से गुजर चुका था। किडनैपर ने जैसे ही गोली चलाई, समर ने छलांग लगा दी और गोली उसके सर से 2 इंच की दूरी से गुजर गई। जब तक किडनैपर फिर से निशाना लगाता, समर तेजी से उसके पास पहुंचा और जोर से किक मारकर उसके हाथ से बंदूक छीन ली। उसने पहले उस बंदूक वाले को घायल किया और फिर उन दोनों के पास पहुंच चुका था जो शालिनी को वैन के अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे थे। समर ने पूरी ताकत के साथ उन दोनों को पकड़ा और शालिनी को उनसे दूर कर दिया। शालिनी भागकर किनारे हो गई और इंस्पेक्टर सुनीता को फोन लगा दिया। इधर समर बुरी तरह से उन तीनों को पीट रहा था। उसकी आंख में गुस्सा बुरी तरह से भरा हुआ था। उसका ऐसा रूप देख शालिनी सहम गई थी। उसने उन तीनों को अधमरा कर दिया था। कुछ ही देर में तीनों बदमाश पुलिस की हिरासत में थे। उनकी मरहम पट्टी हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी बयान देने लायक नहीं थे। किसी का जबड़ा टूटा हुआ था तो कोई अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था। समर और शालिनी ने अपने अपने बयान दर्ज करवा दिए। इंस्पेक्टर सुनीता ने उनको इन बदमाशों के बारे में बताया। ये लोग अभी बयान देने की सिचुएशन में नहीं है। अभी तक बस इतना ही पता चल पाया है कि इन तीनों की बहुत दिनों से तुम्हारे ऊपर नजर थी। तुम्हें किडनैप करके करोड़ों कमाने के चक्कर में थे। सीसीटीवी से पता चला है कि आज भी उन्होंने तुम्हारा पीछा किया
और सेंट्रल मॉल तक आ पहुंचे। समर सोच में पड़ा हुआ था कि ये लोग शालिनी के पीछे थे, पर उसका इन पर ध्यान क्यों नहीं गया? ऐसा कैसे हो सकता था? इंस्पेक्टर सुनीता आगे बोली, जिस गैंग के ये लोग हैं, इन लोगों ने कई बार किडनैपिंग की है, लेकिन इस बार ये फंस गए। थैंक्स टू समर, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो शालिनी तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता। उसने समर की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन समर इस वक्त काफी सीरियस था। उसने पूछा, क्या बता सकती हो कि ये किसके लिए काम करते हैं? सुनीता ने जवाब दिया, सीसीटीवी से ऐसा कुछ भी अभी तक पता नहीं चला। इनकी गैंग में यही 3 लोग सबसे ज्यादा एक्टिव थे। समर ने हाँ में सिर हिलाया और शालिनी की तरफ देख सुनीता से पूछा, तो अब हम जा सकते हैं? इतनी जल्दी नहीं, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी रही थी, जैसे वो उसके बारे में कुछ जानती है। उसे देख समर भी थोड़ा असहज हो गया, लेकिन बिना कुछ कहे उसके साथ चलने को राजी हो गया। सुनीता ने शालिनी को अपने कैबिन में इंतजार करने को कहा और समर को दूसरे कमरे में ले गई। आखिर क्या बात करनी थी सुनीता को समर से? क्या सच में समर कुछ छुपा रहा था? क्या था ऐसा जो समर के दादाजी शालिनी से उसकी शादी करवाना चाहते थे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट। किडनैपर शालिनी को किडनैप करने वाले थे, लेकिन समर ने ना सिर्फ शालिनी को बचाया बल्कि उन किडनैपर को पकड़वाने में पुलिस की हेल्प भी की। सुनीता समर से कुछ बात करना चाहती थी। वो समर को अकेले कैबिन में लेकर गई, लेकिन पुलिस स्टेशन में भी समर काफी रिलैक्स्ड लग रहा था। वो सुनीता के पीछे पीछे चलते हुए बोला, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। बकवास बंद करो, सच सच बताओ तुम हो कौन? सुनीता ने उसकी तरफ देखा। समर के चेहरे पर एक मनमोहक सी स्माइल थी। सुनीता खुद को डाइवर्ट नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने उससे नजर फेर ली। तब समर ने कहा, बताया तो था, सीक्रेट एजेंट। सुनीता को समर के जवाब पर भरोसा नहीं था। वो बोली, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं समर। मेरा हर रोज एक नए क्रिमिनल से सामना होता है। तरह तरह के लोगों को डील किया है मैंने, लेकिन कुछ है जो तुम छिपा रहे हो और इसका पता तुम्हें लगा कर रहूंगी। समर को सुनीता का यह चैलेंज बड़ा पसंद आया। वो बोला, बिल्कुल इंस्पेक्टर। सुनीता ने उसे जाने दिया। शालिनी अभी भी बाहर समर और सुनीता का वेट कर रही थी। उसने देखा सामने से समर आ रहा था। उसके चेहरे पर चुलबुली स्माइल थी और ये ही नहीं, वो काफी कूल भी लग रहा था। उसे देख शालिनी ने मन ही मन कहा, अंदर ऐसा क्या हुआ होगा जो ये इतना खुश है? जैसे ही समर शालिनी के पास पहुंचा, उसने पूछा, क्या कहा सुनीता ने? शालिनी उसका जवाब सुनने के लिए बेकरार दिख रही थी। समर झट से बोला, क्यों? होने वाले हस्बैंड को किसी और के साथ देख जेलसी हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। शालिनी ने समर से नजर फेर ली। समर उसकी झिझक देख मुस्कुरा उठा और फिर जानबूझकर बोला, तुम्हारी फ्रेंड मुझसे काफी इंप्रेस्ड है, वो मेरे साथ डेट पर जाना चाहती है। ये सुनते ही शालिनी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। वो बोली, सुनीता तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती है? अच्छा हुआ उसके सामने ये नहीं बोला, वरना इस वक्त तुम अस्पताल में होते। वो तुम्हारे जैसे कई लोगों को सबक सिखा चुकी है। उसे खिलखिलाकर हंसते हुए देख समर ने उसका हाथ थाम लिया और उसके साथ साथ चलने लगा। लेकिन इस बार शालिनी ने उसे कुछ नहीं कहा। चलते चलते समर ने कहा, डोंट वरी वाइफी, मैं तुम्हें चीट नहीं करूंगा। कार के पास पहुंचकर शालिनी कार में बैठते हुए बोली, तुम खुली आंखों से ये सपने देखना बंद करो। तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ इसी शर्त पर हूं, क्योंकि कुछ दिनों बाद तुम ये शादी का ख्याल अपने दिमाग से हटा दोगे। आई नो वाइफी, बोल समर कार में बैठा और दोनों उनके नए घर की ओर चल पड़े। जुहू बीच के पॉश इलाके में अजय नारंग ने उन दोनों के लिए एक सी फेसिंग विला लिया था, जिसका नाम था रॉयल विला। अपने नए घर को ध्यान से घूरते हुए समर बोला, अपना घर काफी शानदार है, मजा आएगा। वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहा था, लेकिन शालिनी उससे 2 कदम आगे थी। कमरे के पास पहुंचते ही शालिनी दरवाजा रोककर खड़ी हो गई। ये कमरा मेरा है, तुम ग्राउंड फ्लोर वाला कमरा ले सकते हो।
और हाँ, इस फ्लोर की तरफ तुम कभी नहीं आओगे। हम एक घर में जरूर है, लेकिन अलग अलग। समर ने सब कुछ सुना, लेकिन उसका ध्यान कमरे पर था। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन फिलहाल ये मेरा रूम है। शालिनी को एक तरफ हटाते हुए उसके कमरे के अंदर आ गया। शालिनी को यह जबरदस्ती अच्छी नहीं लगी। उसने दांत पीसते हुए कहा, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी आज तक किसी ने नहीं की। तुम्हें यह बहुत महंगा पड़ेगा। समर बिल्कुल नॉर्मल था। उसे शालिनी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शालिनी को उसके इग्नोर करने से और भी ज्यादा चिढ़ होती थी। वो गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, अब मैं भी देखती हूं तुम मेरे साथ चैन से कैसे रहते हो। ऑफिस में बॉस तो मैं ही हूं। उधर शालिनी के फादर मिस्टर नारंग ने नारंग ग्रुप ऑफ कंपनीज में समर को हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपॉइंट कर दिया था। शालिनी कंपनी की सीईओ थी, तो समर अब उसका एम्प्लॉय भी था। सुबह करीब 9 बजे समर और शालिनी उसकी कार में ऑफिस जा रहे थे। इस बार शालिनी खुद ड्राइव कर रही थी और समर आराम से पीछे बैठा था, जैसे शालिनी उसकी ड्राइवर हो। बैक मिरर से शालिनी बार बार घूरकर उसे ही देख रही थी। रास्ते में समर ने अपने जेब से सिगरेट निकाल अपने मुंह में लगा लिया। समर सिगरेट सुलगाने ही वाला था कि शालिनी चिल्लाई, सिगरेट इज नॉट अलाउड इन माई कार। अगर साथ चलना चाहते हो तो बाहर फेंको अभी के अभी। समर भी उसे चिढ़ाते हुए बोला, अगर तुम मुझे साथ नहीं ले जाना चाहती तो फिर एक अलग कार का इंतजाम कर दो। शालिनी ने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम में थोड़ी बहुत शर्म है भी कि नहीं? शर्म तो बहुत है, लेकिन वाइफ से किस बात की शर्म। कहते हुए उसने सिगरेट और लाइटर को वापस जेब में रख दिया। दूर से ऑफिस की बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। वो 100 मीटर की दूरी पर थे जब शालिनी ने कार रोक दी और समर से बोली, उतरो। समर ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन हम अभी पहुंचे नहीं हैं। शालिनी ने थोड़ी सी बेरुखी दिखाते हुए कहा, उतरो। तुम आज से हमेशा यही उतरोगे और गेट तक पैदल जाओगे। और हां, खबरदार जो हम दोनों के बारे में ऑफिस में किसी को पता चला तो। शालिनी ने समर को वार्निंग दे दी थी। अब यह भी करना पड़ेगा। समर ने एक गहरी सांस भरी और कार से चुपचाप उतरने लगा, लेकिन अगले ही पल शालिनी को देख उसके होंठ पर स्माइल आ गई और वो उतरने के बजाय शालिनी के पास जा पहुंचा। शालिनी उसे देख ही रही थी। वो बोली, अब क्या हुआ? समर ने कहा, मैं कार से नीचे क्यों उतरूं? इसमें मेरा क्या फायदा? क्या चाहते हो तुम? शालिनी ने तंग आकर कहा। समर ने प्यार से कहा, एक किस। शालिनी अब और चिढ़ गई, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो पहले। समर ने आंखें बंद कर ली। तभी धड़ाम से एक पानी की बोतल उसके सर से टकराई। शालिनी ने गुस्से में आकर वो बोतल उसके सर पर मार दी और बोली, मिल गया किस? समर उसकी चतुराई देख हैरान था। वो बोला, मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। शालिनी पास रखी दूसरी पानी की बोतल उठाते हुए बोली, काफी नहीं है तो 2-4 और दे दूं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जा रहा हूं। कहते हुए समर गाड़ी से उतरा, लेकिन अगले ही पल उसने दरवाजा फिर से खोला और शालिनी के साइड वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, अरे वो क्या है? शालिनी ने खिड़की की तरफ देखा तो समर ने उसके गाल पर जल्दी से एक किस कर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। शालिनी का पारा अब गर्म हो गया। यू चीटर! शालिनी ने पार्किंग की तरफ गाड़ी दौड़ा दी और वो बोली, अपने आप को समझता क्या है? ऑफिस में पहुंचने दो, फिर दिखाती हूं। आज समर का ऑफिस में पहला दिन था। शालिनी ने इस बात का पूरा इंतजाम कर रखा था कि समर कभी सीधे सीधे उससे मिल ना पाए। उसने एचआर डिपार्टमेंट को इस बारे में आगाह कर दिया था। वो चाहती थी कि समर को अपने स्टेटस का एहसास हो जाए, ताकि वो उससे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचे। सुबह का वक्त था, सबके ऑफिस पहुंचने का वक्त। इसलिए ऑफिस के दोनों लिफ्ट्स एम्प्लॉयज से खचाखच भरी हुई थी। बाकी लोग भी लिफ्ट में जाने के लिए बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। लिफ्ट में तान्या भी थी, जो वहां सेल्स एग्जीक्यूटिव थी। वो सिर्फ स्मार्ट और एनर्जेटिक ही नहीं, बल्कि दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल थी। ब्लैक जीन्स, रेड टॉप, पोनी टेल के साथ हाई हील्स में तान्या किसी मॉडल से कम नहीं दिख रही थी। तान्या अपने डिपार्टमेंट की
सबसे होनहार सेल्स एग्जीक्यूटिव्स में से एक थी। पिछले 3 सालों में कम से कम 30 बार उसे सेलर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल चुका था। अवार्ड पाकर तान्या थोड़ी नच्चड़ी हुई हो गई थी। गुस्से में किसी से कुछ भी बोल देती थी, लेकिन उसके बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। आज उसका मूड पहले से खराब था। उसे खबर मिली थी कि उनके डिपार्टमेंट में कोई नया मैनेजर आया है। अपने पुराने मैनेजर से तान्या के अच्छे रिश्ते थे, इसलिए उसके इस तरह अचानक चले जाने से तान्या काफी परेशान थी। उसे पता था कि कंपनी की सीईओ शालिनी ने ही उसके मैनेजर को निकाला था। उसे यह भी पता लगा था कि इस बार जो नया मैनेजर आ रहा है उसको न तो सेल्स मैनेजमेंट का कोई एक्सपीरियंस है और न ही वो मैनेजर बनने के लायक है। यही बात तान्या को परेशान कर रही थी। वो बोली, मेरे ऊपर बिना किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे को बिठाया कैसे? मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? ऐसे इंसान को मैं रिपोर्ट करूं भी तो क्यों? आज बात फाइनल करनी ही पड़ेगी। तान्या अपने आप से ही ये कह रही थी। तान्या अकेली ऐसी एग्जीक्यूटिव थी जो अपने वीपी से भी डायरेक्ट मिल सकती थी। किसी दूसरे सेल्स एग्जीक्यूटिव को इतनी आजादी नहीं थी। उसने सोच लिया था आज ऑफिस पहुंचते ही शालिनी से इस बारे में बात करेगी। लिफ्ट में खड़ी खड़ी तान्या ये सोच ही रही थी कि तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही समर एकदम से अंदर घुस गया था। तान्या समर के ठीक पीछे खड़ी थी और उसकी ऐसी हरकत से वो और भड़क गई। लेकिन समर रूल्स और डिग्निटी की परवाह किए बिना च्युइंगम चबा रहा था। What nonsense is this? कोई एटिकेट नहीं है? Who the hell are you? तान्या ने समर से सीधे सीधे पूछ लिया। लिफ्ट में बाकी जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें तान्या का गुस्सा जायज लगा, लेकिन समर तो अपनी मस्ती में मस्त था। जगह नहीं थी इसलिए वो तान्या की तरफ मुड़ नहीं सकता था। उसने सामने देखते हुए कहा, मुझसे कुछ बोल रही हो क्या? तान्या को और गुस्सा आया। वो बोली, यहां कोई और बदतमीज दिखाई दे रहा है? समर ने इधर उधर सबकी तरफ देखा और इनोसेंस के साथ कहा, नहीं मुझे तो शरीफ दिख रहे हैं। तान्या को समझ नहीं आया कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा है या सच में कुछ नहीं जानता। तभी लिफ्ट तीसरे फ्लोर पर रुकी और 4-5 एम्प्लॉइज बाहर निकल गए। अब सबको आराम से खड़े होने के लिए जगह मिल गई। तान्या ने सख्ती से कहा, लिफ्ट फुल थी, फिर भी जबरदस्ती अंदर आए। ये बदतमीजी नहीं तो और क्या है? समर ने हंसते हुए कहा, तुम कितने इनोसेंट हो। अब बताओ, इसमें अगर जगह नहीं थी तो मैं अंदर कैसे आया? यू रियली डोंट हैव एनी एटिकेट्स। सिर्फ अपने नहीं, दूसरों के कंफर्ट के बारे में भी सोच लिया करो। इट विल बी गुड फॉर यू। तान्या ने बहस करते हुए कहा। समर कुछ कहने वाला था, तभी वहां खड़ी एक लड़की तान्या को शांत करते हुए बोली, रिलैक्स तान्या, कभी कभी जल्दी जल्दी में ऐसी गलती हो जाती है, लीव इट। समर ने मुड़कर अपनी इस दुबली पतली लेकिन खूबसूरत हमदर्द की तरफ देखा। समर को यह सोचकर अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो है जो उसकी तरफदारी कर रहा है। उस दुबली पतली लड़की का नाम था अंजू। तान्या अंजू को ही नसीहत देने लगी। तुम एकदम भोली हो अंजू, तुम ऐसे बदमाशों को नहीं जानती। ये लोग ऐसे ही मौके का फायदा उठाते हैं। मैं ऐसे लोगों से अच्छी तरह से वाकिफ हूं। आज ये जबरदस्ती लिफ्ट में घुस रहा है, कल कैबिन में भी आ जाएगा। समर उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसने पूछा, एक बात बताओ, तुम पहले से पागल हो या काम के प्रेशर से पागल हो गई हो जो इतना गुस्सा कर रही हो? तान्या उसे जवाब देना चाहती थी, तभी एक बार फिर से लिफ्ट एक फ्लोर पर जाकर रुकी। वो तान्या का फ्लोर था। उसने वहां से बाहर की तरफ जाते हुए समर को धमकी देते हुए कहा, तुम्हें तो मैं देख लूंगी। समर को फिर मस्ती सूझी। वो जोश में आ गया। तो सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए मुल्जिम को बाइज्जत लिफ्ट से बरी किया जाए। तान्या रुक गई। उसने अंजू की तरफ तिरछी नजर से देखा। अंजू हंस रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अपने कंधे उचका दिए। तभी लिफ्ट का गेट ओपन हुआ। जस्ट वेट एंड वॉच। तान्या धमकाते हुए बाहर निकल गई। नारंग इंडस्ट्री का एचआर डिपार्टमेंट सामने था। उसे देखते ही समर लिफ्ट से बाहर आ गया। समर अभी भी मुस्कुरा रहा था। वो तान्या की तरफ देख बोला, ये लड़की तो अपने ही डिपार्टमेंट में, जल्दी इसे पता चलेगा कि इसका बॉस कौन है। आखिर कैसा होगा समर का ऑफिस में पहला दिन? क्या तान्या से पंगा लेना उसके लिए भारी पड़ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।